जो भी बिहार शिक्षक बहाली सेकेंड फेज के लिए 6 to 8 के लिए तैयारी करना चाहते हैं सोशल साइंस का, तो यहाँ पर आज से क्लास आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है। और ये क्लास जो है आप लोगों का एसएसटी का जो है महासंग्राम क्लास होने वाला है, यानी कि महेश कुमार बर्नवाल के जो एनसीईआरटी के 60 संग्रह हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक, यानी कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी के बिल्कुल निचोड़ क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपका हिस्ट्री कराने वाले हैं, ज्योग्राफी, उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, सभी जो है एनसीईआरटी के जितने भी सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आप लोगों को चैप्टर वाइज चैप्टर कराने वाले हैं। एग्जाम से पहले आप लोगों को पूरी जो है यहाँ पर एसएसटी आप लोग का ख़त्म हो जाएगा और एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। और आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री से, प्राचीन भारत के इतिहास से। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो भी एसएसटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं 6 to 8 के लिए, तो ज़रूर उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक जो स्रोत है सभी स्रोत को पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर दिया हुआ है किसी व्यक्ति समाज अथवा देश से संबंधित, किसी व्यक्ति समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। किसी व्यक्ति समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सामाजिक क्षेत्र के घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। आगे है इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। उनके बाद है कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के, जिसे आप पंचमार्क कॉइन भी कहते हैं। ठीक है, आगे है कि सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ दिया हुआ है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की है। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की कृति है। आगे क्या है? चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? इन तू का प्रयोग किया था। ठीक है, कह रहा है कि चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इन तू का प्रयोग किया था। आगे देख लीजिए, आगे है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। आगे है कि लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख से हुआ था। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। आगे है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया?
B.A. स्मिथ ने तैयार किया था। ठीक है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? B.A. स्मिथ ने तैयार किया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। उनके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जो प्राचीन भारत के इतिहास है उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद बांटा गया आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये जो है मानव उत्पत्ति से 300 वर्ष पूर्व तक था, इसे माना गया है। उसके बाद 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आदि ऐतिहासिक काल को माना गया है। 600 ईसा पूर्व से आगे जो है माना गया है ऐतिहासिक काल को। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है कि पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। यानी कि इस प्रागैतिहासिक काल में जो है पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध था, लेकिन कोई भी लिखित सामग्री नहीं था। लिखित सामग्री नहीं रहने के कारण जो है वहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। ठीक है, आगे है आदि ऐतिहासिक काल में कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु वो अपठनीय है। यानी कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुआ लेकिन वो जो है अपठनीय था। आगे देख लीजिए क्या है ऐतिहासिक काल में। क्या है? तो ऐतिहासिक काल में है कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हुए। यानी कि यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हुए और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध यहाँ पर जो है हो गए। चलिए आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। आगे है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा था। आगे है कि भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। आगे देख लीजिए क्या है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? थोड़ा सा इनको जो है छोटा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वो थे वैवस्वत मनु। कौन थे? वैवस्वत मनु थे। प्राचीनतम पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु थे। ठीक है, आगे है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का उल्लेख है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है। आगे क्या है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश की इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आगे है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। आगे देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ से शुरू होता है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है।
उसके बाद है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। याद रखिएगा, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। उसके बाद है नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। आगे देख लीजिएगा, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति मानी जाती है। उसके बाद है शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को कहा जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को कहा जाता है। उसके बाद है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे दिया हुआ है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसे मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। उसके बाद है इन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। उसके बाद है ह्वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। ह्वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है चीनी लेखों का वर्णन दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है कि फाहान जो लेखक थे वो 399 से 414 ईस्वी तक थे। रचनाएं भारत दशा का विवरण और यात्री विवरण जो था, यदि प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोरिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। उसके बाद है वैनसंग 629 से 645 ईस्वी CU की पाश्चात्य संसार के लेख। वैनसंग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। उसके बाद है इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं के आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। ठीक है, अब देख लीजिए इसी में यहाँ पर बचा हुआ है, ये भी जान ले। यहाँ पर है प्रमुख अभिलेख और उनके जो है शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख के जो शासक है वह है कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख के शासक है कलिंग नरेश खारवेल। उसके बाद है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख के शासक है पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख के शासक है पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख के जो शासक है नासिक अभिलेख के जो शासक है वह है गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख के शासक है गौतमी बलश्री।
जूनागढ़ अभिलेख के शासक है रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख के शासक हैं रुद्रदामन। उसके बाद है प्रयाग स्तंभ अभिलेख के लेखक हैं समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के जो शासक हैं वो है समुद्रगुप्त। उसके बाद है मंदसौर अभिलेख के जो शासक हैं वो है मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख के जो शासक है वो है मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख के जो शासक है वो है प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख के जो शासक है वह है प्रतिहार नरेश भोज। उसके बाद है देवपाड़ा अभिलेख के जो शासक हैं वह है बंगाल शासक विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख के जो शासक है वह है बंगाल शासक विजयसेन। उसके बाद है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख के जो शासक है वह है स्कंदगुप्त। आगे देख लीजिए, आगे है बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। उसके बाद है ह्वेनसंग ने अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी यू की। ह्वेनसंग ने अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी यू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। उसके बाद है देखिए, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। उसके बाद है कि मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य का मिलता है। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की मिलता है। उसके बाद है पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश की इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का पता चलता है। चलिए यहाँ पर जो है अब दूसरे चैप्टर में चलते हैं। आगे देख लीजिए, ये आ गया पाषाण काल, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसे हम पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। पाषाण काल को यहाँ पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल जिसे स्टोन एज भी जो है कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल जिसे हम क्या कहते हैं, पेलोलिथिक एज कहते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसको मेसोलिथिक एज कहते हैं। उसके बाद है नव पाषाण काल, इसको नेसोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, ये जो है पूरा पाषाण काल ये जो है 26 लाख से 900 ईसा पूर्व तक था। और मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद देख लीजिए, पूरा पाषाण काल को भी जो है 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जो है पूरी जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर है कि पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। ठीक है, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल कहलाता था। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड माना जाता था। ठीक है, आगे देख लीजिए,
आगे है सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पिथेकेंथ्रोपस के रूप में। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में माना जाता है? तो पिथेकेंथ्रोपस के रूप में माना जाता था। आगे है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनोरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनोरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। आगे देख लीजिए, आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई थी? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई थी? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। उसके बाद है प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू धातु कौन सा था? पशु कौन सा था? सॉरी, प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि यहाँ बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो क्वालिटी आप लोग थोड़ा 380 में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो वहाँ कुत्ता था। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? उसके बाद आदमगढ़ से मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ था। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो वो जौ था। ठीक है, उसके बाद है कि चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग। आगे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? सांस्कृतिक मंत्रालय। आगे देख लीजिए, ताम्रपाषाण कालीन जो है यहाँ पर स्थल दिया हुआ है। पहला है इनाम गांव, ये स्थल जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है। उसका जो है
कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है दाया क्या है दायमाबाद। दायमाबाद ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ पर से जो है कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल देखा गया है। और उसके बाद है नवदा टोली, ये भी महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन HD संकल्या द्वारा चित्रित काले मिद्रभांड के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। नेवासा, नेवासा महाराष्ट्र में है राज्य में। यहाँ पर पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल की काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद है ताम्रवर्ती, राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफेद रेखिक चित्रों से सजे रहते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। चलिए अब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद है भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर ले। उसके बाद है कि पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। उसके बाद है ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। उसके बाद है कि माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। हड्डी निर्मित, थोड़ा सा इधर,